ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा फिर से जैक्स डेरिडा उत्तर आधुनिकतावादी और संरचनावादी के नाम पर जाने जाते हैं। प्रभाव है फ्रांस के फर्डिनेंड सॉसर का, जो स्वयं में भाषाविद हैं और बहुत सारे विचारक हैं जिन पर सॉसर का प्रभाव है। और सॉसर ने भाषा पर बहुत काम किया। भाषा कैसे बनती है, कैसे विकसित होती है, दो भाषाओं के बीच के अर्थ अंतर क्यों हैं। तो ये बात हमने जब हम मॉर्गन पढ़ रहे थे नकारी व्यवस्था को, तब भी मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी देश, समाज या स्थान की भाषा समझ लेते हैं तो वहां का सामाजिक व्यवहार आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए हमने भाषा को क्या कहा? सामाजिक व्यवहार कहा है। तो उस चीज को समझाने में सॉसर की आधुनिक काल में बड़ी भूमिका रही है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में सबसे पुराना कौन है, तो आप बता दोगे संस्कृत सबसे पुरानी है ना। इसको सिद्ध कैसे करोगे कि पुरानी है? क्योंकि आपको लगेगा संस्कृत पहले बोली जाती थी, इंग्लिश बाद में बोली गई, इस तरह से। ये भी ठीक है, इतिहास के आधार पर आप बता सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी है। मैंने बताया था आपको कि संस्कृत के कई शब्द हिंदी में आए हैं, तो हम यहाँ संस्कृत और हिंदी को अभी एक मान लें दोनों लोगों। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमें संबंध दिखाना हो, रिलेशन, क्या दिखानी हो? संबंध। तो हमने पढ़ा था कि संस्कृत में, हिंदी में प्रत्येक संबंध को दिखाने के लिए विशेष शब्द है। तुलनात्मक रूप में अंग्रेजी के पास ये नहीं है, या कई भाषाओं में ये गुण नहीं है कि वो प्रत्येक संबंध के लिए एक अलग शब्द को विकसित कर सके। जैसे आपने देखा कि हमने कहा मामा के लिए हमारे पास मदर के भाई के लिए हमारे पास मामा शब्द है, भाई के लिए चाचा और ताऊ शब्द है, बहन की सिस्टर के लिए बुआ का शब्द है, मामा की पत्नी के लिए मामी का शब्द है, माँ की बहन के लिए मौसी का शब्द है, नाना है, नानी है। हर संबंध को दिखाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर शब्दावली है। आप कोई भी संबंध बताइए, आपको पर्टिकुलर टर्म्स वहां मिल जाएंगे। इसी को किनशिप टर्मिनोलॉजी के नाम से हमने पढ़ा था, साझेदारी की शब्दावली। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में यह अभाव है। हर उस भाषा में अभाव होगा जिसका विकास अभी कुछ ही समय पहले हुआ है। इंग्लिश पॉपुलर हो सकती है, लेकिन इंग्लिश समृद्ध नहीं है, इंग्लिश रिच नहीं है। क्यों रिच नहीं है? क्योंकि उसके पास प्रत्येक संबंध को या भाव को दिखाने के लिए क्या नहीं है? पर्याप्त शब्द नहीं है। इसका मतलब भाषा सामाजिक व्यवहार धीमे धीमे विकसित होता है। तो अगर हिंदी या संस्कृत सामाजिक भाषा व्यवहार है, तो इसका विकास, यहाँ बहुत शब्द का तो विकास पहले से हो रहा होगा। अंग्रेजी सामाजिक व्यवहार अगर है एक पर्टिकुलर देश या कॉन्टिनेंट में, तो वहां भी लोगों ने इसे विकसित धीमे धीमे किया हुआ है। ठीक है, भाषा कई तरह से सामाजिक व्यवहार मानी जाती है। आप एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को भी देख सकते हैं। क्या बच्चा शुरू होते ही, पैदा होते ही बोलने लगता है? सीखता है। कहाँ सीखता है? जिस समाज में वो रहता है। तो अगर हम अपने यहाँ भारतीय बच्चे को अगर पैदा होते ही अंग्रेजों में डाल दें, तो क्या उसे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी? हमारी तरह से कोचिंग जाकर नहीं सीखनी पड़ेगी। उन्हें भी अगर हिंदी सीखनी है तो हमारे यहाँ से कोचिंग लेते हैं। क्लियर है? इससे प्रूव हो रहा है कि भाषा सामाजिक व्यवहार है। इस तरह की चीजों पर चर्चा किसने की? नहीं, ठीक है। और उन्होंने दो शब्द दिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो नेट में पूछा गया है, लेकिन इसी नाते पूछा गया। तो आपके सिलेबस में भी लोग आ गए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे। आपका सिलेबस पिछले बारों से इसलिए सेंस में अलग है ना? तो दो शब्द पूछे गए कि सिग्निफाई और सिग्निफाइड में किसने अंतर किया और क्या बताया है, क्या है ये। तो दोनों शब्द किसके हैं? सॉसर के हैं। और मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो ध्वनि है, कई बार जो बोला जाता है उसमें अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो जब हम
केवल ध्वनि सुन रहे हैं, उसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं, तब वो क्या है? सिग्निफायर है। ठीक है। और जब उसका अर्थबोध हो रहा हो तो वो सिग्निफाइड है। यानी बिना अर्थ के आपके कानों में आवाज जा रही है। ठीक है। तो जैसे कम्युनिकेशन क्या है, कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का मतलब लगता है सुनना। सुनने का काम कौन करते हैं? कान। एक पर्टिकुलर साउंड आपके कान में पड़ रही है, वो तो हुआ सुनना, ना कि कम्युनिकेशन। ठीक है। जबकि उसी कान से सुनी हुई आवाज को मस्तिष्क क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो इससे पैदा होती है समझ। तो संचार क्या केवल सुनना है? क्या केवल साउंड है, या संचार समझ है? समझ भी है, सुनने के बाद समझा जाता है, देखने के बाद समझा जाता है। बात क्लियर हुई ना? तो अगर केवल सुनना माना जाए तो क्या मिसिंग है? और असली अर्थ कहाँ छुपा हुआ है? समझ छुपा। ठीक है। तो जो कहा जा रहा है वो हमेशा हो सकता है मीनिंगफुल, और हो सकता है मीनिंगफुल नहीं। ठीक है ना? चलो चलते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी को अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं, अरे यार चलो तो सही। अब आप उसे इंसिस्ट कर रहे हैं, आओ चलें, चलो चलें। तो हमें तीनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों में ध्वनि एक जैसी आई है, लेकिन अर्थबोध का 19-20 का फर्क सब में हमें दिखाई देता है। क्लियर है? ये बात फ्रेंड सोच बता रहे हैं। इसी को संरचनावाद कहा गया। भाषा क्या एक संरचना है? तो है, व्याकरण है, नियम है। तो कोई भी व्यवस्था जब नियमों के साथ व्यवस्थित स्थापित होती है तो उसे संरचना कहा जाता है, स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक नियम से बंधी हुई है, सर ऊपर होगा, पैर नीचे होंगे, पेट बीच में होगा, हाथ साइड में होंगे, नाक ऊपर होगी, और सब एक दूसरे से मिलजुल कर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो संरचना समझ में आ रही है? संरचना का अर्थ क्या है? कोई भी चीज जो अंगों से मिलकर बनी हो, उसमें एक व्यवस्था हो, और वो एक दूसरे से निर्भरता के साथ काम कर रहे हैं, नियमों पर आधारित। तो भाषा भी क्या है? संरचना है, कोई दो राय नहीं इसमें। मुश्किल क्या है? ये बात बताइए जैक्स डेरिडा, जो अब आप पर काम कर। ठीक है। तो 5 प्रश्न एक दादा साहब आपके सामने तैयार है। किसने भाषा की जगह लेखन पर बल दिया? रट लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है। किसने पठन की जगह लेखन पर अधिक बल दिया? ठीक। किसने विसर्जन या प्रतिकूल विसर्जन परिप्रेक्ष्य को विकसित किया? डेरिडा ने विकसित किया। किसने लोगोसेंट्रिसिज्म की बात की है? जैक्स डेरिडा ने बात की है। किसने थिएटर ऑफ क्रूएलिटी के बारे में बताया है? डेरिडा ने। अगर 5-6 लाइन रट सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपका काम खत्म हो चुका है। अगर डायरेक्ट प्रश्न पूछा तो ये पूछेगा, अब बनेगा, आप आंसर राइट हो जाएगा। तो जो बुक्स आप पढ़ते हैं सामान्य तो उसमें विसंरचनावाद तो है, या विसर्जन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विखंडनवाद। पॉपुलर भाषा में क्या कहा जाएगा? ये विखंडनवाद, डीकंस्ट्रक्टिविज्म, या डीकंस्ट्रक्शन कहते हैं इसे। डीकंस्ट्रक्शन, डीकंस्ट्रक्शन की अवधारणा है। ठीक है। समझना चाहिए यार, इसी बात है। ठीक है। तो मूल चीज यही है विखंडनवाद, सारी चीजें इसी से पैदा हो रही है। डेरिडा कहते हैं कि ठीक है, संरचना भाषा समझ में आती है, भाषा से अर्थ निकलते हैं, लेकिन सच ये है कि जो हम कहना चाहते हैं, कई बार भाषा उसमें हमारी मदद नहीं करती। हमारी बात समझो। ठीक। यानी जो भाव हैं
और जो ध्वनि है वो कई बार क्या नहीं होती, एक साथ नहीं आ पाती, या एक साथ हम लाना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही? तो जो आप बोल रहे हैं, जो ध्वनि है, और जो आप बोलना चाहते हैं, क्या दोनों जरूरी है कि एक ही हो? दोनों चीज अलग अलग हो सकती है, कई बार ऐसा होता है। तो सत्य कहाँ छुपा है? जो बोल दिया गया उसमें, या जो बोलना चाह रहे थे उसमें? असली सत्य कहाँ है? तो संरचनावादियों को, सौरभ को लगता है कि सत्य कहाँ है? जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है, और जो बोलना चाहते हैं उसकी बात वो नहीं करते। टैक्स लगाने में जो बोलना चाहते हैं उस पर फोकस किया, ठीक है, यानी सत्य के और अधिक निकट जाने की कोशिश है, ठीक है। तो जब मूल चीज में से और अंदर जाकर सत्य निकालने के प्रयास किए जाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कि ये सूक्ष्म अध्ययन है, माइक्रो स्टडीज है। क्लियर है बात? ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग कौन सी आरती गाते हैं? बताओ, पॉपुलर आरती कौन सी है? ओम जय जगदीश, ठीक है, यही गाते हैं। आप कौन सी गाते हैं? अधिकांश भारतीयों की बात करें तो ओम जय जगदीश। वैसे तो मूवी भी बनी है ओम जय जगदीश। कितने लोगों को ये पता है कि ये जो आरती है वो एक व्यक्ति ने लिखी है? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा। इस आरती का मतलब क्या होता है? कभी नहीं सोचा। ठीक, समझ में आ रही ना? तो आप केवल किस पर फोकस कर रहे हैं? शब्दों पर। लेकिन भाव जो अंदर भगवान के प्रति, वो शब्दों के साथ में नहीं आएगा, क्योंकि भाव आप भगवान के प्रति समर्पित हैं, लेकिन शब्द में अगर आप शब्दों का मीनिंग नहीं पता है तो क्या नहीं होगा? भाव वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, शब्दों के माध्यम से तो नहीं पहुंच रहा है। भगवान अंदर से आपके अंदर झांक रहे हैं तो समझ जाएंगे कि आप क्या हो, आप विभोर होकर गाते आ रहे हैं। कुछ होता है तब तल्लीन हो जाते हैं आरती गाने। आप उन्हें भले ही शब्दों का अर्थ नहीं पता, और इस करते हैं कि भगवान सबके अंदर झांक रहते हैं। तो जो शब्दों को साफ साफ बोल रहा है, ठीक है, भगवान को पता लगाना है। एक व्यक्ति जो ओम जय जगदीश गा रहा है, बड़े पूरे शाब्दिक उच्चारण बिल्कुल ठीक है, प्रोनाउंसिएशन उसका एकदम क्लियरिटी के साथ। एक ओम जय जगदीश गा रहा है, थोड़ा उल्टा नीचे भी है, दाएं बाएं भी है, लेकिन वो पूरे तल्लीनता के साथ गा रहा है। तल्लीन है यानी भाव विभोर हो गए। अब शर्त है कि भगवान अंदर झांक के देख सकते हैं कि कौन वास्तविक रूप से मेरे प्रति समर्पित है, ठीक है। एक ने पूरा शब्द बाकायदा गाया, ओम जय जगदीश, पूरी बात, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन एक शब्दों पर ध्यान न देकर क्या कह रहा है? टोटल भगवान का ध्यान उसमें। जैसे होता है ना, हमारे घरों में दादियां हमारी आरती भी करती रहती है, बर्तन भी मांज आती थी देर में, दूध भी बहू से बोल देंगे दूध निकल रहा है बंद कर इसको, बीच घर में बैठ जाएंगे पूजा के नाम पर माला, और घर पूरा मॉनिटर होता रहता, कौन कहाँ कब कैसे कितना कर रहा है उनको सब पता है, सबको टोकती नहीं। तो भगवान का भजन हो रहा है, ठीक है। एक तो वो महिला है, एक वो दादी है जो ये काम करे। एक ये है कि एकांत में, चाहे 10 मिनट के लिए सही, दिन भर माला फेरने वाली दादी ये है, और ये 5 मिनट जब भी पूजा करती है या करते हैं तो दिन दुनिया से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि आसपास कुछ हो रहा है, और भगवान सत्य जान लेते हैं मन में झांक कर। आप बताओ, भगवान के लिए वास्तविक भक्त कौन हो? जो दिन भर माला जप रहा है वो, या जो इस दर्द समझाना चाहते हैं कि कई बार जो शब्द आप प्रयोग करते हैं उसमें कई बार भाव मिस हो जाता है, और हम क्या दावा करते हैं कि हमने सत्य समझ लिया। दावा करता है कि पढ़ लिया तो सत्य समझ लिया, नहीं, सत्य को आपने केवल पढ़ा है, सत्य समझा नहीं है। कब होगा? जब शब्द के पीछे का भाव पकड़ लेंगे,
तब क्या होगा, सत्य आपका हो जाएगा। तो जब तक सत्य पढ़ा जाता है तब तक वो दूसरे का सत्य है, और जिस दिन सत्य आप समझ लेते हैं वो आपका सत्य हो जाता है। दोनों सत्य में फर्क है, सेम कंडीशन। यहाँ भी ईश्वर, इसके लिए भी ईश्वर सत्य है, इसके लिए ईश्वर सत्य है, दोनों ईश्वर को मानते हैं। लेकिन अगर सही और सच्चे भक्त की परिभाषा दी जाए तो जो है, तीसरा एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। अब निर्भर करता है कि आप कितने सत्य के, कौन से और सत्य के पास जाना चाहते हैं। तीसरा है, ना तो पूजा करता है ना कुछ करता है, लेकिन गरीबों की या दीन दुखियों की बड़ी मदद करता है। अब दीन दुखी 24 घंटा, कोई पूजा नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई दूध नहीं, जो दूध शंकर जी चढ़ाना वो किसी गरीब को पिला देता है। सत्य फिर बदल गया। क्लियर है बात? तो जैक्स देरिडा का कंसर्न क्या है, ये वो क्यों बताना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि जब कोई अनुसंधान करता, रिसर्च करने जाता है, ठीक, तो हम उसके शब्दों पर या बाहरी हाव भाव पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तुलनात्मक रूप से कि वो क्या कहना चाहता है इस बात पर। ठीक, देरिडा ने प्रूव कर दिया कि सत्य कहां छुपा था। जो देखा जा रहा है, जो कहा जा रहा है, वो पूरे सत्य नहीं है। वो ये नहीं करेगा सत्य नहीं, उसकी तुलना में सत्य कहां छुपा है, जो भाव है। इसलिए जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो भाषा है, ठीक है, ग्रामर नियमों से बंधी है, आपको लगेगा यही सत्य है, लेकिन क्या कह रहे हैं, लेखन पर बल दे, यानी क्वेश्चन बना है, किसने भाषा के स्थान पर टेक्स्ट पर बल दिया है। क्यों? क्योंकि जो लिख रहा है शब्द का प्रयोग किया, और साथ में उसके मन में भाव भी तो चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन उसी शब्द को जब मैंने लिख के आपको दे दिया, जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में लिख के दिया, एक बार के लिए सब हटा देता हूं, तो आपको शब्द तो मिल गए, क्या मिसिंग था? मैंने कहा 6 प्रश्न बनेंगे, दर्जा से आप रट लीजिए, तो आपको रटने वाला ज्ञान तो मिल जाता, लेकिन दर्जा क्यों और क्या कहना चाह रहा है समझ में नहीं आ रहा था। तो जिसने लिखा है वो भाव भी साथ में जोड़ता है, लेकिन जब जो पढ़ता है उसमें क्या मिसिंग आ जाती है, भाव तो उसी के पास रह गया। इसलिए मैंने कहा सत्य, उसका सत्य आपका सत्य कब बनेगा, जब आप उसके लेवल के भाव को जैसे आपको कब समझ में आएगा, जब जैसे आप समझ लेंगे। जैसे ने क्या कहा है तो आपको पता लग गया, 6 प्रश्न आपके सामने हैं, 6 पॉइंट्स आपके सामने, ये जैसे ने कहा है, क्या समझाना चाहते हैं, अब धीमे धीमे शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप केवल भाषा पर बल नहीं दे रहे, सब भाषा तो आपके लिए, जिसने लिखा है, दरगाह लिखा है, मैंने आपके लिए लिखा है, मैं आपको जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक क्या नहीं होगा, आप उससे रटने वाला ज्ञान तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन दरगाह का ज्ञान आपको नहीं मिलेगा जो वो कहना चाहते हैं। क्वेश्चन क्या बना है, किसने लैंग्वेज या व्याकरण, ग्रामर की, ग्रामर जरूरी नहीं है, अगर नियम एक आगे पीछे हो जाएंगे तो चलेगा, नियम आगे पीछे हो जाएंगे तो यहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ चल रहा है, यहाँ नियम चल रहा है, सत्य पकड़ना चाहिए, तो नियम आगे पीछे कर दो, कोई गड़बड़ नहीं है भाई, ये नियम का पालन कर रहा है ना, लेकिन भगवान मिलेंगे इसे, शायद मिल जाए, भगवान को दिया है, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर मन से याद कर रहा है तो क्या होगा, ठीक, और ये दूसरे मदद करते तो सही मिल जाएगा सब। क्या समझ में आई मेरी बात, है ना? तो ये थिंकर्स ऐसे विचारक हैं जो आपको दूसरी दुनिया की तरफ ले जाते, दूसरी दुनिया का मतलब जो सत्य आप सत्य कहते हैं, ये उसमें भी कमी निकाल देते, बोला सत्य ये नहीं है, इसके अंदर चलो, सत्य वहां मिलेगा, ठीक है। इससे पहले के विचारक सत्य कहां खोजते हैं, भगवान, आत्मा, परमात्मा में, ये सामाजिक सत्य की बात करते हैं। हमारे जो दिमाग में इमेज बनती है, किसी चीज की नॉलेज आती है, कैसे आती है, तो कहता 2 तरीके हैं, सौसर कहता है कि जो पढ़ोगे तो आ जाएगी नॉलेज, डेरिडा कह रहा है कि नहीं, पढ़ना तो है ही, पढ़ने के साथ साथ भाव और समझ भी जरूरी है, यानी सिग्निफाइड होना बहुत जरूरी है, अर्थबोध का होना जरूरी है। असल में लास्ट उदाहरण दूंगा, वैसे तो बात समझ में आ गई होगी। आपको मैं कहूं पूजा के बाद लो गंगा पानी पी लो,
कैसी फीलिंग आएगी? मैं आपको पूजा के बाद कहूँगी, पूजा से पहले कहूँगी लीजिए गंगा पानी पी लीजिए, पवित्र हो जाइए, कैसी फीलिंग आएगी आप? फिर मैं कहूँ कि लीजिए गंगा जल पी लीजिए, किसमें ज्यादा पवित्रता की फीलिंग आ रही है? जबकि जल और पानी कैसे हैं? पर्यायवाची है ना। पर्यायवाची होने के बावजूद संदर्भ कैसा हो रहा है? बदल रहा है। शब्द वो नहीं कह पाते हर बार जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है, एक विदेशी आया, उसको मैंने कहा पूजा से पहले भाई गंगा पानी पकड़ ताव दे दो, फिर तुम गंगा जल अक्षत ताव भी दे दो, क्योंकि उसके लिए पानी और जल क्या है? दोनों ही वाटर हैं। ठीक, ऋषिकेश में जाओ, हर की बड़ी पे जाओ, पंडित जी को, पंडित जी गंगा वाटर दे दो, चिल्लाएगा बड़ा है अंग्रेज, गंगा वाटर दे दो। गंगा जल नहीं बोल सकता तू? काइंड ऑफ, क्या आप गलत बोल रहे हैं? सेंस तो वही है ना, लेकिन शब्द आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो पंडित जी बोला, पंडित जी मैं गंगा जल ही मांग रहा था, वो तो वाटर निकल गया मुंह से, ये तो बोलते हैं। तो कई बार जो हम कहना चाहते हैं शब्द उसका साथ नहीं देते। तो सत्य कहाँ छुपा है? जो कहना चाहते हैं शब्द सत्य नहीं है, भाषा या नियम सत्य नहीं है, जो लिख रहा है टेक्स्ट सत्य होता है, क्योंकि लिखने वाले के साथ साथ इसमें विचार भी शामिल। ठीक है, इसलिए पढ़ने की जगह क्या करो? लेखन। उसका मतलब लेखक के दिमाग में घुस जाओ, पढ़ते हुए किसके दिमाग का प्रयोग करो? जैसे मैंने आपको जब मार्क्स पढ़ाया तो क्या बोला? कुछ देर के लिए मार्क्स बन जाता हूं मैं, आप मुझसे प्रश्न पूछिए, मैं आपको जवाब देता जाऊं। तो आपको मार्क्स सुनना तो मुझसे क्या हुआ? थोड़ा जल्दी समझ में आ गया। आरी बात सुनिए, ठीक है ना ये बात? तो इन शब्दों का अर्थ ये है। तो हमारी चर्चा शुरू कहाँ हुई थी? विखंडनवाद से, विसंरचनावाद से। ये क्या है? तो कहते हैं कि अगर सत्य जानना है तो विखंडन करना पड़ेगा। विखंडन का मतलब शब्द को तोड़ दीजिए तो अर्थ निकला है, यानी शब्द के पीछे चलिए तब अर्थ निकले। जैसे मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया, आयरन पिल्स और लोहे की गोली, दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर केवल शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो सेम ही तो है। अगर हम केवल शाब्दिक भाव देख रहे हैं, शाब्दिक देख रहे हैं, तो कहता है कि अर्थ समझना है तो इसको विखंडन करना पड़ेगा, शब्द को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का मतलब अर्थ और शब्द को अलग अलग कर दीजिए, तब आपको सत्य पता लगेगा कि ये केवल शब्द है और ये केवल अर्थ है, वास्तविक अर्थ ही। ठीक है ना? तो कहते हैं कि एक शब्द में दोनों चीज छुपी होती है, शब्द भी छुपा है यानी ग्रामर भी छुपी और भाव भी छुपा होता है। लेकिन पढ़ने वाला आम आदमी जैसे हम और आप बात करते हैं तो हम इस पर ध्यान नहीं देते, हम किस पर ध्यान देते हैं? केवल। तो सत्य हमारे लिए अधूरा रह जाता है। क्या करते हैं? वो कहते हैं कि आप क्या करें, जो उसको भी सत्य जानना हो वो किसी भी शब्द को ले, उसमें से क्या करे, जो ग्रामर है उसे एक तरफ रखे। मना नहीं करते कि खत्म कर दे, ग्रामर को एक तरफ रखो, लेकिन ग्रामर सत्य का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकती, सत्य को भाव के साथ। तो सुनिए मत समझिए, कहने का आशय देसी भाषा में यही। जिस बात इतना घुमा फिरा के बोल रहा है, हमारे पूर्वजों की बात पहले ही बोलती, क्या? सुनो मत समझो तुम। तो सुनने में केवल ग्रामर याद आ, ग्रामर सुनते हैं, और जब समझते हैं तो भाव ही। तो जैसा हम लोग हर क्लास में करते हैं, शुरुआत हम शब्द से करते हैं, और मैं जब आपको उदाहरण देता हूं तो आप भाव पकड़ने लगते, ये होता है। तब कहते हैं हाँ आप समझ में आ। तो आधा घंटे पहले जो मैंने आपको शब्द दिए होंगे, पता नहीं लगा कि कहां से बम फूटने लगे, लग रहा था कि कहां से आ गई सब चीजें। अब क्या हो रहा है? थोड़ी चीजें दिमाग में बैठने लगी, यानी आप समझने लगे, यानी भाव जो छुपा हुआ था। तो जो मैंने लिखा तब तक आप कंफर्टेबल नहीं थे ना, क्योंकि भाव मेरा था। अब एक बार आपने लिख ली
तो भाव भी आपका और शब्द भी आपके। अब आपकी समझ में सत्य आता है। कौन सत्य? जो जैक्स दर्दा के बारे में पढ़ना चाहते हैं। दर्दा क्या कह रहे हैं? किसी भी सत्य को जानना चाहो तो दावा ये मत करो कि मुझे ग्रामर आती है। दावा ये करिए कि ग्रामर के अलावा क्या आप भाव पकड़ पा रहे हैं, तब आप सत्य का पकड़। ठीक है। तो शब्द को, भाव को तोड़ना ही, या शब्द के साथ ये प्रयोग करना, एक को सिग्निफायर बता देना और दूसरे को सिग्निफाइड कर देना, ये है विखंडन। दोनों को अलग अलग करती है, बशर्ते सत्य जानना चाहिए। क्लियर है? लेकिन उल्टा होता हमारे साथ उल्टा, कि हम क्या करते हैं, शब्दों को ही सत्य मान लेते हैं। कौन क्या किस कंडीशन में कह रहा है हम उसको भूल जाते हैं। ठीक है। आप कहीं खड़े हुए हैं, अचानक से आगे किसी ने धक्का दे दिया। ठीक। जैसे आपको अगर मूवी याद हो, 3 इडियट, जब आमिर खान उसके पिता को स्कूटी में बिठा के ले आता है, उसे नहीं पता लगता कि फादर को कौन ले गया है, आमिर खान और उसका दोस्त। हॉस्पिटल पहुंचता, चिल्लाने लगता है आते ही, तो शर्म नहीं आई तो पापा को, बीमार पापा को स्कूटर पे ले आया। तब तो डॉक्टर आके क्या बोलता है, अब यहां तक रुको। किसी को भी खराब लगेगा कि उसके फादर बीमार, फादर को आप कहाँ ले गए हैं, स्कूटर से हॉस्पिटल ले गए दूर शहर में, बुरा लगेगा। एक दृश्य है। नियम देख रहे हैं, कैसे लाना चाहिए था, एम्बुलेंस लाना चाहिए, एम्बुलेंस लेकर लाया तो नियम बिल्कुल ठीक। सत्य अभी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उधर से डॉक्टर की एंट्री होती है, कहता है तुम मैंने समय रहते सही टाइम पे लाया, अच्छा किया कि तुमने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। अब सत्य कौन सा आ गया? क्लियर है? तो कई बार सत्य और कार्य जो हम देखते हैं वो पूर्ण सत्य या वास्तविक सत्य नहीं होता, उसके पीछे कंडीशंस की इंटरप्रिटेशन जब आप करने लगेंगे तो वो पूर्ण सत्य आप। लेकिन आम आदमी के पास ना तो इतना पेशेंस है, ना इतना समय है कि वो क्या करे, वास्तविक सत्य के बारे में पता है। इसलिए आप लोग कोचिंग करने आए, कौन इतना दिमाग खपाए। ये दरिद्र आप पढ़ते थे, 3 महीने पढ़ते तब भी इतना समझ में नहीं आता दरिद्र। लोग 3 3 साल पढ़ चुके, अभी तो दरिद्र समझ में नहीं आएगा। उनको पूछो कि समझा दो दरिद्र क्या कहना चाहते हैं, तो इतना तो लिख देंगे 6 सेंटेंस, 100% लिख देंगे कॉपी करके। अब उन्होंने कहा कि इनको मिला दो, एक थ्योरी बना दो, 100 में से 99 फेल हो जाएंगे। कुछ भी बोलेंगे लेकिन वो समझा नहीं पाएंगे कि विखंडनवाद आशय किस चीज से है, क्यों वो विखंडनवाद पर बल दे रहा है। तो उत्तराधुनिकता क्या कहती है, आधुनिकता क्या कहती है कि जो दिख रहा है वही सत्य है। हमने क्या कहा कि उत्तर आधुनिक विचार है, कल भी हमने वो डिस्कस किया था कि ये उत्तर आधुनिक विचार है। इसका मतलब इनको सत्य उसके पीछे दिखेगा, कह रहे जो दिख रहा है वही सत्य नहीं है। खासकर कहा, जहां सामाजिक संबंधों की बात है। तो संबंध देखने लायक चीज होती है या समझने लायक चीज होती है? आधुनिकता कह रही है कि तर्क से सिद्ध कर दो भाई, दिखा दो, हम मान लेंगे। गर्दा कह रहा है कि भैया थोड़ी देर रुको तो सही, एक कदम और आगे चलो। तो जैसे ही आधुनिकता को खारिज करते हुए या कम वेटेज देते हुए विखंडनवाद पर आता है, यही उत्तर आधुनिकतावाद, यही उत्तर संरचनावाद। यानी संरचना का अर्थ समझना, तो संरचना की मीनिंग और संरचना को अलग अलग कर दो, व्याकरण को, नियम को क्या करो, अलग अलग करोगे, संरचना समझ में आएगी। आधुनिकतावादी क्या करें, हर चीज नियम से बंधी है, विज्ञान से बंधी है, व्यवस्था से बंधी है। कह रहा बिल्कुल बंधी है, लेकिन ये सत्य को नहीं दिखाते, सत्य इसके पीछे खड़ा। क्लियर है? जब मैंने बोला सत्य पीछे खड़ा है, तब एक शब्द आएगा, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी का। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिए वो इसलिए दिया कि आप इसको जानते हैं, चीजों को समझ गए होंगे बात को। उन्होंने इस एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से सेट किया। क्या कहा कि दुनिया, उन्होंने वो स्टेटमेंट लिया कि दुनिया एक रंगमंच है, जहां हर आदमी क्या करता है, अपना पार्ट प्ले करने जाता है, चला जाता है। उन्होंने कहा वो छोड़ो, हम बाकी ही किसकी बात करते हैं, रंगमंच की बात कर लेते हैं। ठीक है।
क्या कहा उन्होंने कि जब हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, रंगमंच जब जाते हैं तो रंगमंच में क्या देखने जाते हैं? कभी रंगमंच में ये कहा है कि हम वास्तविक यथार्थ देखने जा रहे हैं? रंगमंच जाते हैं तो क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं? ड्रामा देखने जा रहे हैं, मतलब इट्स रियलिटी बट इट्स नॉट रियलिटी। दोनों चीजें ना, बस में रंगमंच में विषय वास्तविकता हो सकता है। रंगमंच पर जो पिक्चराइजेशन हो रहा है, जैसे अगर गुलजार साहब को मैंने आपको एग्जांपल दिया था, माचिस बना रहे हैं, आप बताओ माचिस शब्द से क्या ध्वनि आ रही है? अगर मैं केवल कहूं माचिस, मैंने माचिस बनाई, माचिस मूवी बनाई, तो क्या ध्वनि आ रही है उसमें से? मैच बॉक्स टाइप कुछ होगा, ठीक। लेकिन जब जैसे ही कहा कि गुलजार साहब ने बनाई, और गुलजार साहब को हम जानते हैं कि क्या है, वो सामाजिक मुद्दों पर मूवी बनाते हैं, यानी जो समाज की ज्वलंत समस्या है उस पर कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट मूवी बनाते हैं। तो जिस समय मूवी बनाई उस समय भारत में कश्मीर का आतंकवाद पीक पर था, पंजाब में आतंकवाद उस समय काफी जोर से चल रहा है। गुलजार साहब हम उसी रीजन के, उन्होंने भी विभाजन को देखा हुआ है, पंजाब पाकिस्तान के बंटवारे को, उसको दर्द उन्होंने भी झेला। उसी चीज को उन्होंने समाप्त करते हुए क्या कर दिया, एक मूवी बनाई माचिस, जिसका विषय है आतंकवाद। आप बताइए कौन सिग्निफाइड है, कौन सिग्निफायर है? अगर केवल माचिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये सिग्निफायर होगा। लेकिन जैसे ही गुलजार साहब आतंकवाद लिखा, अब आपको पूरी इमेज समझ में आ गई कि एक पर्टिकुलर भारत के दौर की आतंकवादी घटनाएं, उनके कारण, उनके उन सब पर क्या ये रियलिटी है? विषय रियल है, लेकिन उसमें जो एक्टिंग हुई है क्या वो रियल है? हीरो क्या कर रहा है, हीरो हीरोइन या विलेन एक्टिंग कर रहे हैं, सत्य को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या वो सत्य है? विषय सत्य है, विषय का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, लेकिन किसी के माध्यम से सुनते हुए सत्य क्या हो रहा है, बदल रहा है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल रंगमंच का। कहते हैं रंगमंच में जो देखने जाते हैं आपको लगता है सत्य है? जो लोग बहुत भावनात्मक लगाव से मूवी देखते हैं, तो मूवी में जब सब रोते हैं हम भी रोने लगते हैं, हंसते हैं तो हंसने लगते हैं। कौन लोग हैं वो जो मूवी को वाकई पूरा वसूल करते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं जिन्होंने मूवी वसूल कर ली भाई। और अच्छी मूवी कौन सी है? जो आपको 3 घंटे में रुला भी दे, है ना, हंसा भी दे और आपको एंटरटेन भी करा दे। आप कहते बहुत बढ़िया मूवी बनी, ठीक है, आप 500 की जगह 600 भी देख गए हैं, 2 बार देखने भी जा सकते हैं। कहता है कि आप उसी को सत्य मान ले रखे, आपको पता है कि मूवी है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, रो रहे, हंस रहे। रोना हंसना तो गलत, झूठा नहीं हो सकता नहीं। रामायण जब शुरू हुई भारत में, तो सबसे आगे वाली पंक्ति में कौन बैठते थे? बुजुर्ग, बड़े बूढ़े समाज। 84-85 के बाद की बात, 90 के आसपास की कहानी हुई। तो आते ही कहा जोड़ लेते, जैसे क्या कि मैं समय हूं, तो सारे बुढ़े बुढ़िया अपने हॉस्पिटल में, कुछ तो ऐसे भगवान और सितारी रो रही है तो वो भी रो रहे हैं, साथ वो लेडीज भी रोती चली जा रही है। उन्होंने कभी भी उस स्थिति में और भगवान की स्थिति में और अपने कोई फर्क नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसा ही हुआ होगा। आपको कमेंट भी करेंगे तो आपको डांट देंगे, अब यहां से ज्यादा नॉलेज वाले इधर है। उनके लिए वही सत्य है जो दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने सत्य, इसके अलावा सत्य को देखना ही नहीं चाहते। उनके दिमाग में पहले सत्य बसा हुआ है कि राम थे, सीता थी, हनुमान थे, रावण था, दशरथ थे, ऐसा सब हुआ था, और सामने प्रत्यक्ष हो गया, बोला वाह। और वही अरुण गोविल जब सामने मिल जाते तारा सिंह, तो लोग भगवान मिल गया। क्या ये सत्य है? क्या ये झूठ है? बड़ी मुश्किल स्थिति। तो दरदार कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ है, लेकिन उस आदमी के लिए क्या है ये सत्य है, क्योंकि उसने उससे बाहर जाने की कोशिश ही नहीं की। ठीक, अब उस समय तो नहीं, लेकिन अब हाँ, मैं अगर मुझे अगर मूवी देखनी हो, ड्रामा या सीरियल देखने हो, तो आप देखते हो दर्शक की तरह, मैं देखता हूँ डायरेक्टर की तरह कि ये सीन यही क्यों आया,
ऐसे कई लोग करते हैं, मतलब कई तो क्या, 2-4 लोग 100 में से। तो हम मूवी हीरो हीरोइन के कपड़े और गाना और सब देखने जाते हैं। हम या हमारे कैटेगरी के लोग दोनों काम के लिए जाते हैं। मनोरंजन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या पता लग जाए कि यार ये दृश्य यही और ऐसे ही क्यों फिल्माया गया। भाषण भारी, हर छोटी बारीक जो आप देखते नहीं हो पकड़ते कि यार ये यहाँ इस सीन में मिसमैच कर दिया इसने। खास करके आप कपड़े बदलते हैं, एक सीन ये कपड़ा, फिर सीन कपड़ा, फिर बदल गया कपड़ा, आप नोट नहीं करेंगे क्योंकि आप तो सीधा इंटरेक्ट है। लेकिन डायरेक्टर क्या कर रहा है, चेंज करवा रहा है कपड़े। तो हमारा सत्य क्या है, हमारा सत्य आपसे ज्यादा क्लोज है क्योंकि डायरेक्टर ने उसको ड्रामा करवाया है, सत्य के का रिप्रेजेंटेशन कराया है ड्रामा के माध्यम से। यानी सत्य अग्रमंच और पश्चमंच, यानी जो दिखा रहा है वो अग्रमंच है जो कि सत्य नहीं है। सत्य क्या है, जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो प्ले कर पा रहा है उस चीज को, वो है पार्श्वमंच। वैसे शब्द दोनों किसने दिए हैं, इरविंग गफमन ने, पढ़ेंगे आगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये थिएटर की डुअलिटी होती है कि जो दिखता है उसे हम सत्य मान लेते हैं, जबकि सत्य ठीक उसके पीछे खड़ा है, पर्दे के पीछे होता है। तो ये क्रूअल बिहेवियर है। किसके लिए क्रूअल बिहेवियर है, कि जो डायरेक्टर कह रहा है वही कौन कर रहा है, हीरो हीरोइन कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, उन्हें अपना भी तो कुछ करना चाहिए उसमें। इधर है तो बड़े एक्टर आप देखेंगे इसी वजह वो इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। कपिल शर्मा आप देखते होंगे, सबको डायरेक्टर सबको क्या दे दी जाती है, पहले से ही स्क्रिप्ट दे दी जाती है। कपिल शर्मा के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, वो हर सीन में अपने से क्या करता है, इम्प्रोवाइज करता है। और वही कपिल शर्मा की जो सीरियल देखते हैं उसकी जान वही चीज, इम्प्रोवाइजेशन। यानी डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट दी, सबने पढ़ ली और कहा हाँ ठीक है ये करना है। कपिल शर्मा क्या कहता है, हाँ ठीक है देख, वो सब डिसाइड नहीं करता मैं तब क्या करूंगा, कहता हाँ ठीक है समझ में आ गया। और जैसे ही वो एक्ट हुआ उसने खुद अपनी तरफ से स्क्रिप्ट से बाहर जाकर क्या किया, एक्ट कर दिया। क्योंकि उसे पता है कि लोगों का ह्यूमर कहाँ क्लिक करेगा, और ह्यूमर को लिखा नहीं जा सकता। क्योंकि लिख कौन रहा था, डायरेक्टर। और प्ले कौन कर रहा है, डायरेक्टर क्या चाह रहा है, जो मैंने कहा है तो वो तू समझ और वो कर, जो कि संभव नहीं है। यानी उसके अंदर की क्रिएटिविटी को मार दिया। तो क्या हो गया, क्रुएलिटी ऑफ थिएटर, क्रिएटिविटी ऑफ क्रुएलिटी सामने आती। यानी सब यहाँ कुचल दिया जाता है। किस संदर्भ में बात करता है, इटली के संदर्भ में। दरदा कहते हैं कि इटली में उस समय के समाज के हिसाब से वो कहते हैं कि यहाँ जितने भी विचारक हैं, मार्क्स हैं, वेबर हैं, इन सब की आलोचना करता है। क्यों करता है आलोचना, क्योंकि उन्होंने निश्चित दायरे में ही सोचा, इससे बाहर कभी ये गए नहीं। जैसे सबने कहा कि समाज का विकास इस स्तर पर होता, खुद विकासशील होता, सब क्या मानते रहे, एक डार्विन और स्पेंसर के आगे चलेगा सब पीछे पड़ गए, तो हाँ समाज विकसित ऐसे होता। किसी ने दाएं बाएं देखा ही नहीं, कुछ होता भी नहीं, इसलिए कहा, कहने की कोशिश ही नहीं की कि नहीं समाज तो चक्रीय भी होता है। किसी ने नहीं कहा कि समाज तो जिगजैग भी होता है, इसने ये भी नहीं कहा कि समाज स्पाइरल होता है। इटली के संदर्भ में वो क्या है, जो पीछे सत्य चला आ रहा है उसी को हमने कैरी फॉरवर्ड करके आगे आगे कर दिया, अपना कुछ नहीं। क्योंकि हमने टेक्स्ट क्या पढ़ा, भाषा पढ़ी, नियम पढ़े और उसी को फॉरवर्ड कर दिया। ये ज्ञान नहीं है, तो कॉपी हो गई ना। सत्य है क्या, नहीं, ये तो एक तरह का टाइप नॉलेज है। पिछले वाले ने आपको दिया, आप वाले आपने क्या किया, उसे पास ऑन कर दिया। आपका क्या है इसमें, आपका सत्य नहीं हो सकता क्योंकि जिसने बनाया उसका सत्य था ही, क्योंकि समझ इसमें से गायब है। जैसे न्यूटन के 3 नियम आप पढ़ लीजिए, क्या वो आपके हो जाएंगे, किसका सत्य है, लेकिन जब इन 3 बेसिस पर आप कोई एक्सपेरिमेंट करके उसे नई चीज बना देंगे, अब क्या हो गया, तब तक आपने रटा था, लेकिन आपने उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करके नई चीज बना दी, आपने उसे समझ भी लिया। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है सर। तो ये है थिएटर ऑफ प्लुरलिटी, कि समाज अपने फॉलोअर्स को, थिंकर्स पुराने वाले, नई चीज करने से बचते हैं, इनको रोका जाता है। ठीक वैसे ही जैसे डायरेक्टर हर हीरो को, हीरोइन को एक स्क्रिप्ट देता है और उम्मीद करता है कि केवल ये उतना ही बोलने जितना कि इसमें लिखा है। लेकिन मजा किसमें है, वो कहता है जब एक्टर या हीरोइन अपनी इम्प्रोवाइजेशन करें। तो कई
सीरियल चल रहे हैं हंसी मजाक वाले, लेकिन कपिल शर्मा की बराबरी कोई नहीं कर पाता। दुनिया चाहती है कि लॉकडाउन में शुरू हो, फिर बंद हो गए, फिर कहते लोग शुरू होना चाहिए उसे। तो ऐसी यूनिकनेस क्या है? क्योंकि कपिल शर्मा उस डायरेक्टर की स्पीच को पढ़ता है, फॉलो करता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उन्होंने कहा कि ये बोलना है, बोला बोल दूंगा, लेकिन स्टाइल। तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी कलाकार वही चर्चा में रहता है, वही टॉप जाता है, वही यूनिक होता है जिसकी आवाज अलग हो। उसी डायलॉग को आप राजकुमार साहब के मुंह से किसी को प्रपोज करते हुए दिखाओ, इस भारी आवाज में अगर प्रपोज करें किसी को तो कैसा लगेगा? यानी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और ऐसा कर, आराम से बात कर, ऐसा लगेगा ना? आप चॉकलेटी हीरो हैं, उनसे क्या गब्बर का रोल करवा दो ऐसे तंबाकू खाते हुए, लगेगा? फील आएगी तंबाकू और गब्बर वाली? नहीं आने वाली। तो डायरेक्टर क्या चाह रहा है, जो लिख के दे दिया है वो करो, नहीं, खंडन करना पड़ेगा। डायरेक्टर जो कह रहा है ठीक है, हम 100 का 100 वही फॉलो करेंगे, लेकिन इसमें हम अपनों तरफ से जोड़ेंगे, इम्प्रोवाइजेशन करेंगे। अब ये हमारा, क्योंकि आपने उसे अपने तरीके से डील कर लिया। तो उसका सत्य आप तक कब पहुंचेगा? जब आप उसे समझकर अपनी तरफ से उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये रंगमंच की क्वालिटी होती है। आगे बात समझ में? तो ये है आपके जैक्स डेरिडा, लोगो सेंट्रिज्म। हाँ, ये छूट गई। ठीक है, प्रतीक केंद्रवाद की चर्चा किसने की? इस संदर्भ में जैक्स डेरिडा क्या बताते हैं? लोगो सेंट्रिज्म भी बताते हैं, प्रतीक केंद्रवाद की बात कि हमें आदत पड़ जाती है क्या करने की? हर चीज को एक सिंबल देने की। ठीक है, चाहे मैं उसका मतलब ना पता, और हम उसके बाद उस सत्य को दिखाने के लिए कोई और प्रतीक देना चाहते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे भी तोड़ दो। ठीक है, जैसे लाल कलर, लाल क्या मतलब होता है? लाल का, लाल कलर क्या दिखाता है? किसका प्रतीक है लाल रंग? किसका? ब्राइटनेस का, रेंजर का। बिल्कुल सही कहा, इसलिए शादी के दिन लाल कलर को पहने। हम नहीं पहनोगे ना, पहनोगे फिर भी वही। क्या खतरा, क्या मैसेज दे रहे हो अगले आदमी को कि भैया इट्स अलार्मिंग कंडीशन, वी आर कमिंग योर लाइफ विथ खतरा। हर किसी के थोड़ा होता है खतरा, हाँ? कोई तो एंजॉय करता है उसको, हर किसी के लिए खतरा नहीं होता है। आप बात समझे ना? तो लाल रंग के साथ क्या प्रतीक टैग हो गया है? खतरा हो गया है, प्रचलन में है। तो समाज कहता है ठीक है चलने दो, उसमें बदल जरूरत नहीं। डेरिडा कह रहा है कि नहीं, लोगोसेंट्रिक या लोगोसेंट्रिक नहीं होना चाहिए उनसे, क्योंकि ऐसे सत्य भटक जाता है। तो शादी के समय भारत समाज में क्या है? लाल साड़ी, लाल सिंदूर, लाल प्रतीक, खतरे में खतरा, खतरे में खतरा, खतरे में खतरा। एक मैसेज इधर, इतना सारी मैसेज अब भी समझ लो, पूरी बॉडी क्या है? सारे सिंबल्स हैं खतरे के, है ना? जबकि सच क्या है? यहाँ सच क्या हुआ? बदल गया। यहाँ लाल रंग किस चीज का प्रतीक है? थोड़ी सी चटकनेस का प्रतीक है, उत्साह का, उमंग का प्रतीक, क्योंकि यहाँ वो रक्त को दिखाता है। एक जगह रक्त क्या है? खतरा है ना? एक जगह वही रक्त का कलर क्या दिखा रहा है? उत्साह को दिखा, उमंग को दिखा। तो शादी के समय लाल रंग क्या है? उत्साह और उमंग का प्रतीक, और वही दूसरी जगह क्या है? वो नुकसान और रक्त बहने का प्रतीक। तो कहता है कि यूरोप के लोग, पिछले थिंकर्स, इटली के लोग क्या हो गए हैं? लोगो सेंट्रिक हो गए। किसी ने कहा कि रोड पे जा रहे हैं और एरो बन के ऐसे, तो लोग ऐसे चले जाएंगे। इतने नियम से बंधे हैं कि वो भेड़ चाल का, लोगो सेंट्रिक का तो अपनी भाषा में क्या है? वो भेड़। तो सत्य कहाँ रह गया? साइड में खड़ा हो गई। भाई आप घर से सत्य आने लिख ले, पता नहीं कहाँ मिले, आपको क्या पता है? लेकिन किसी ने कहा कि इस रास्ते पर चले जाओ,
आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बहुत डिसिप्लिन हूँ, तो इसी पर चलूंगा, क्या होगा? सत्य पता लगा था कि आप निकल गए यहाँ से, यहाँ खड़ा रहेगा, थोड़ा सा और दाएं बाएं होते तो क्या होता, आपको मिल जाता। लेकिन आपने सत्य क्या है, जो सामने दिख रहा है वही, जो कह दिया गया वही, अंतिम सत्य वही। तो सत्य जानने के लिए कई बार हमें दाएं बाएं भी हो जाना चाहिए, तब वास्तविकता पता लगती है। लोगो सेंट्रिक होने के बहुत सारे सत्य के संदर्भ में लॉसेस हैं। एक सामान्य सामाजिक आदमी की लोगो सेंट्रिक होना अच्छी चीज है, अच्छी बात, लेकिन ज्यादातर जैसे लोगों की समस्या है कि कहते हैं कि सत्य भटक रहा है, सत्य के लिए तो आपको दाएं बाएं सोचना ही पड़ेगा। वही बात आ गई ड्युअलिटी, अलग अलग शब्दों से उसी बात को वो समझाना चाहिए। सत्य जानना चाहते तो लोगो सेंट्रिक मत, लोगों को तोड़ दीजिए, विखंडन करिए उसे। और विखंडन का मतलब तोड़ना नहीं है, दो चीजों को, अर्थ को जो छुपाए दिख नहीं रहा है और जो ज्ञान है उसको अलग करिए, नियम को अलग करिए, भाव को अलग करिए, बस हो गया सत्य सामने। तो इसलिए वो नियम का विरोध नहीं कर रहे, भाषा का विरोध नहीं है ना, जबकि केवल बल किस पर है, लेखनी, क्योंकि उसमें भाव निहित होता है, भाषा में भाव नहीं होता, केवल नियम होता। गेटिंग माय पॉइंट? और जैक्स डेरिडा को समझ में आना चाहिए आप। ये है आपके जैक्स डेरिडा। कहानी इतनी क्लियर है? इसे करते हैं बंद।